हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी एंड आई नो वेरी वेल आप सब लोग यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश कोर्स के थर्ड सेशन के लिए आए हैं। अभी तक हमने टेंसेस पढ़ लिए हैं, वर्ब सब्जेक्ट का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर समझ लिया है और साथ ही साथ हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, जो कि बहुत ही छोटा सा और बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, लेकिन इसे नेग्लिजिबल नहीं समझना है। ये हमारा लीस्ट इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि हम समझ सकें कि जो भी वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है और किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, और उनका यूसेज इस सेंटेंस में समझेंगे। तो लेट अस बिगिन। और चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस कोर्स को एनरोल कर चुके हैं, मतलब कि आप ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुके हैं, आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन, जो कि है स्टेप अप अकेडमी का एप्लीकेशन, जो आपको बहुत ईजिली प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जहाँ पर आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। क्लासरूम्स मिलेंगे, ऑनलाइन वाले क्लासरूम 24/7 आपका फ्री एक्सेस है उसको लेकर, करियर काउंसलिंग मिलेगी, और तो और आप इसे रेफर करके अर्न भी कर सकते हैं, पॉइंट्स कमा सकते हैं, जिससे आपको ही बेनिफिट होगा। लेट अस बिगिन। हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट आता है, तो पहले हम देखते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच माने कि स्पीच होता है हम जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, जो कुछ भी कहकर बता रहे हैं, वो हमारा स्पीच है। तो स्पीच का पार्ट क्या होता है, मतलब हमारा जो सेंटेंस है कई चीज़ों से मिलकर बनता है। हम कहते हैं सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी कुछ कुछ हैं, है ना। जैसे सब्जेक्ट अगर मैं हूँ, मेरा नाम सब्जेक्ट है, तो वो एक नाउन हो जाएगा। अगर कोई प्रोनाउन है मेरी जगह, तो वो भी एक पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो लिविंग चीज़ है, नॉन लिविंग चीज़ है, वो भी नाउन की कैटेगरी में आएगा। हम उस सेंटेंस में किसी की तारीफ कर रहे हैं तो एडजेक्टिव आ जाएगा, है ना। इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिलाकर ही पूरे सेंटेंस को बनाया जाता है। तो अब एक बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का मेन जो पॉइंट है वो कहलाता है नाउन। नाउन को बचपन में मेरी मैम ने तो ऐसे पढ़ाया था, नाउन का दूसरा नाम है नेम। किसी भी चीज़ का नाम, इसका नाम क्या है, पेन या स्टाइलिस, नाउन। इसका क्या नाम है, रिमोट, नाउन। मेरा नाम, नाउन। और अगर मैं ये बोलूं कि मैं एक गर्ल हूँ या मैं एक वुमन हूँ, तो वो भी नाउन की कैटेगरी में ही आएगा। आई होप आप सब लोगों ने गेम खेला होगा नेम प्लेस एनिमल थिंग करके। नेम रहता है, उसमें हम अल्फ़ाबेट से एक कोई अल्फ़ाबेट आता है, जैसे आया बी, तो आप बी से नेम लिखेंगे किसी का, फिर प्लेस का नाम लिखेंगे, एनिमल का नाम लिखेंगे और कोई नॉन लिविंग थिंग का नाम लिखेंगे। तो ये जो गेम है ना, ये आपका नाउन ही है, ठीक है। चलिए पढ़ते क्या है। अ नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ प्लेस, person, thing or idea. It's one of the fundamental building blocks of a sentence, serving as the subject or the object of a verb or preposition. preposition या verb का object और subject जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा noun। आगे बढ़ते हैं। noun के types होते हैं बहुत सारे। पहला टाइप होता है common noun, यानी कि कॉमन चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा ये पेन है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। जनरल होता है इसका रेफरेंस, नाउन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक पीपल होते हैं, जो चीज़ स्पेसिफिक नहीं है। जैसे मैंने बोला कि मैं एक वुमन हूँ, तो वुमन तो बहुत सारी हैं, वो कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। बट अगर मेरा नाम लिया जाएगा तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा। तो जहाँ पर नाम नहीं होता है, वो सिर्फ आइडेंटिटी होती है कि ये एक गर्ल है, ये एक पेन है, ये एक बोर्ड है, तो वो क्या हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाता है। पीपल, प्लेस, थिंग्स, जैसे कि डॉग, सिटी, या फिर बुक। जैसे मैं कहती हूँ कि बुक है, तो बुक तो कोई भी बुक हो सकती है, तो वो कॉमन नाउन है। गर्ल कोई भी गर्ल हो सकती है, बिल्डिंग कोई भी हो सकती है, सिटी कोई भी हो सकती है। बट अगर मैं बोलूँ दिल्ली, मुंबई, तो वो एग्जैक्टली स्पेसिफाइड चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ सिटी अगर है तो वो कॉमन नाउन है। वैसे ही प्रॉपर नाउन जो स्पेसिफिक हो जाते हैं, यानी कि किसी का नाम, जैसे कि कोई यूनिक पीपल हो, कोई जगह का नाम हो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव जॉन, किसी का नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन है। जॉन मतलब कोई भी लड़का नहीं होगा, वही लड़का जिसका नाम जॉन है। तो इसके कारण क्या है, हम बहुत ही स्पेसिफिक हो जाते हैं कि सिर्फ जॉन नाम का लड़का। पेरिस, कोई और सिटी नहीं, सिर्फ पेरिस। वैसे ही द ग्रेट गैट्सबाय, ये एक बुक का नाम है, तो कोई और बुक नहीं, सिर्फ इसी बुक की बात हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से कॉमन और प्रॉपर दो टाइप के नाउन होते हैं। आगे क्या आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम इन्हें कहते थे भाववाचक संज्ञा, यानी कि जो भाव जागृत करती है ना, भाव जगाने वाली, वो वाले जो नाउन होते हैं उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लव, करेज,
हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें। लव क्या होता है? प्यार। जो प्यार है वो हमारा यहाँ पे वर्ब नहीं है, वो एक फीलिंग है जो हम फील करते हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, और वो हमारा नाउन है। बचपन हो गया जैसे कि, है ना, चाइल्डहुड, खुशी, ये सारी एक्टिविटीज़, एक्शंस नहीं है, ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेवरी हो गया, करेज हो गया, ठीक है, स्ट्रेंथ हो गई, ताकत, दिस इज ऑल्सो नाउन। फिर आते हैं कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड जो शब्द है उसका मतलब ही होता है दो जुड़ी हुई चीज़, है ना, कंपाउंड बन के मिलकर बना है वो चीज़। तो कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल नाउन, एक नाउन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है टूथ पेस्ट, टूथ पर यूज़ करने वाले पेस्ट को टूथपेस्ट कहते हैं। तो अगर हम इन्हें अलग करेंगे तो हमारे पास दो नाउन आ जाएंगे, टूथ और पेस्ट, उनको मिलकर, उनको कंपाउंड बनाकर एक नाउन बना दिया गया है। स्विमिंग पूल, तो ये पूरा एक ही है, स्विमिंग पूल तो एक ही माना जाता है कि वो स्विमिंग के लिए पूल है, तो वो क्या हो जाएगा? दो नाउन है जिनको मिलाकर एक नाउन बना दिया है। मदर इन लॉ, ये सारे एग्जाम्पल्स कंपाउंड नाउन के हैं, ठीक है। फिर आता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन जो है वो कलेक्टिव, कलेक्ट किए हुए ग्रुप को हम नाउन कहते हैं। जैसे ग्रुप है वो भी एक नाउन ही है, जैसे कि टीम है तो उसमें बहुत सारे लोग, लेकिन वो एक कलेक्शन ऑफ पीपल है। जैसे क्रिकेट टीम है मान लीजिए, तो क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, तो वो टीम कहलाएगी। उसके बाद में फैमिली, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स, फैमिली कहलाएगी। हर्ड, हर्ड ऑफ गोट्स, ग्रुप ऑफ गोट्स क्या कहला जाएगा? हर्ड। बंच ऑफ कीज, है ना, बंच ऑफ ग्रेप्स जैसे हम कहते हैं, ये सारे क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कोई भी एक चीज़ का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को भी हम कभी सिंगुलर मानते हैं, एक टीम और बहुत सारी टीम, राइट। तो वो जो टीम है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। फिर आप हम पहले एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर टाइप्स ऑफ नाउन आइडेंटिफाई करना है। पहला सेंटेंस है द डॉग बार्क्ड लाउडली, ठीक है, द डॉग बार्क्ड लाउडली। अब यहाँ पे एक डॉग की बात हो रही है, क्या आपको उसका नाम पता है? नहीं पता, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक डॉग की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरलाइज्ड है कि वो जो कुत्ता है उसने बहुत ज़्यादा बार्क कर रहा था, तो ये कॉमन नाउन है, ठीक है। वी विजिटेड द आईफिल टावर, तो ये जो आईफिल टावर है ये क्या कोई भी रैंडम टावर है? नहीं, ये स्पेसिफिक आईफिल टावर है, द फेमस आईफिल टावर है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लव इज अ पावरफुल इमोशन, तो इमोशन तो यहाँ पर है ही नाउन, लेकिन लव भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे आता है माई सिस्टर बॉट अ न्यू कार। अब न्यू कार है यहाँ पे, तो ये क्या है? नाउन है। सिस्टर भी यहाँ पर नाउन है। फिर द टीम वन द चैम्पियनशिप, तो चैम्पियनशिप क्या है? वो भी एक चीज़ ही है, और टीम यहाँ पर हमारा कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई, हमने इन सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन सा नाउन है और वो कौन सा टाइप का नाउन है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे नाउन के रिश्तेदार की तरफ, जो है प्रोनाउन। तो एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं प्रोनाउन को कि ये हमारा सक्सेसर है नाउन का, ये नाउन को आगे बढ़ाता है, राइट। जहाँ पर हम नाउन को कंटिन्यूसली या रेपिटेटिवली यूज़ नहीं करते हैं वहाँ पर हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। तो ये स्पोकन इंग्लिश में कैसे काम आता है? देखिए, नाउन हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आप आगे जाके अ, एन, द, ये सब जहाँ पे भी लगाएंगे, तो अगर आपको पता है कि वो कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, तो आप ए एंड द स्पेसिफिक हो जाएंगे। वैसे ही प्रोनाउन की बात आती है, नाउन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोनाउन लगाएंगे। ही, शी तो सबको ही पता है, हिज, हर कुछ लोगों को नहीं पता होता कि हिज, हर कहाँ लगाते हैं। वैसे ही वी कहाँ लगता है, दे कहाँ लगता है, आई कहाँ लगता है, मी कहाँ लगता है और अस कहाँ लगता है। हमें लगता है कि मी का मतलब भी मैं है और आई का मतलब भी मैं है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आ जाता है। बस इसी रीज़न से हम प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं कि हम समझे तो सही कि आखिर वो वर्ड क्या है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि आप जब अपने लिए वर्ड यूज़ करें तो आप आई यूज़ करेंगे, लेकिन फिर मी कहाँ पर यूज़ करेंगे? वही सीखने के लिए हमें प्रोनाउंस को समझना पड़ेगा। सो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन फंक्शन एज अ रिप्लेसमेंट फॉर अ नाउन, है ना, जैसे हमने कहा कि वो उसकी जगह ले लेता है या नाउन के फ्रेज का। Pronouns can represent different persons indicating who is speaking, being spoken to और being spoken about. अब ये तीन स्पेसिफिक सिचुएशन बताई हैं। पहला कि कौन बोल रहा है, स्पीकर, है ना, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। बीइंग स्पोकन टू, जिसे हम लिसनर भी कह सकते हैं, जो कि हो जाता है सेकेंड पर्सन। और बीइंग स्पोकन अबाउट, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, या तो वो वहाँ प्रेजेंट हो भी सकता है या वो प्रेजेंट ना हो, तो हम किसी जो थर्ड पर्सन की बात करते हैं, तो वो जो थर्ड पर्सन होता है वो होता है बीइंग स्पोकन
अबाउट। तो इस तरीके से हमने प्रोनाउंस को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला है फर्स्ट पर्सन, लाइक मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन में आऊँगी, आई यूज़ वर्ड लाइक आई, राइट। फिर उसके बाद में आता है सेकंड पर्सन, यानी कि जो सुन रहा है मेरी बात, यानी कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो व्हाट आई विल से यू गाइज। नाउ थर्ड पर्सन में आ जाता है अगर हम किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हमारे क्रिकेटर रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, तो या तो मैं उनका नाम ले रही हूँ या फिर मैं उनके लिए वर्ड यूज़ करूँगी ही प्लेज रियली वेल। तो मैंने जो ही वर्ड यूज़ किया है वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड एंड सी कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर, ये सारे फर्स्ट पर्सन में आता है क्योंकि हम हमारे लिए इन्हें यूज़ करते हैं। जो स्पीकर है वो खुद के लिए यूज़ करता है, ठीक है। कोई भी इंसान ये वर्ड्स खुद के लिए यूज़ करेगा। इन वर्ड्स को मेरे लिए कोई और यूज़ नहीं कर सकता, यानी कि जब मैं बोलूँगी तो मैं अपने लिए इन वर्ड्स का यूज़ करूँगी। और अगर मैं बोल रही हूँ, लेट्स सी स्पीकर एक ही है, ठीक है। यहाँ पर स्पीकर कौन है, मी या आई। सेकेंड पर्सन कौन है, जो सुन रहा है ना, तो ये कौन है, लिसनर। तो अब लिसन कर रहा है यानी कि मैं उसको क्या बोलूँगी, यू, योर, योर्स। ये अलग अलग सिचुएशन पर यूज़ होंगे, ये सारे मैं उसको नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। फिर आता है थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लड़का है तो ही, उसका हिम, शी उसके हर, फिर इट नॉन लिविंग थिंग के लिए, दे किसका हो जाएगा, यहाँ पर वी यूज़ किया है, उस वी का प्लूरल है दे, देम, और देयर, योर का देयर, आवर का देयर। तो ये सब एक ही है, ये और ये एक ही फैमिली है, बस एक फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और थर्ड पर्सन, इतना डिफरेंस है, ठीक है। आवर मतलब हम, योर मतलब तुम लोग, और देयर मतलब वो सब, ठीक है। इट्स लाइक दैट। तो ऐसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस के लिए। ये समझना बहुत नेसेसरी है क्योंकि यहाँ पर कुछ शब्द यूज़ करे हुए हैं जैसे कि देयर्स या देयर। तो हमारे पास दो देयर होते हैं, THERE और THEIR। अब बताना है आपको कि इस दोनों में से प्रोनाउन कौन सा है। अगर मैं किसी इंसान के लिए यूज़ कर रही हूँ कि अरे इट इज़ देयर हाउस, कि ये उनका घर है, तो इसमें से कौन सा देयर यूज़ होगा, यहाँ पर ये वाला देयर यूज़ होगा क्योंकि ये मैं प्रोनाउन यूज़ कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ उनका, तो उस केस में क्या होगा, ये यूज़ होगा। ये पहली चीज़ तो प्रोनाउन ही नहीं है, इसका मतलब होता है देयर, वहाँ, ठीक है। तो इसीलिए ये समझना ज़रूरी है, जब हमें पता चल जाएगा कि ये वाला जो है ये एक प्रोनाउन है ना, और यहाँ पर तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है, तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा समझना कि हम इस सिचुएशन में कौन सा देयर यूज़ करेंगे। माइन यानी कि मेरा, पजेसिव आप, मैं आई होप आप जानते हैं, आर प्रोनाउंस दैट शो ओनरशिप या पोजेशन। कोई चीज़ मुझे बिलोंग करती है तो हम क्या यूज़ करेंगे कि वो मेरी है ना। पहली चीज़ तो मेरी है, ये मेरी, मुझे बिलोंग करती है, मैं इसे ओन करती हूँ, मैं इसे ओनरशिप है मेरी, मेरे पास इसकी, या मेरे पास उसका पोजेशन है। या फिर मैं किसी और के लिए बोल रही हूँ उसका, उसकी, तुम्हारा, तुम्हारी। इन सारे वर्ड्स को जब हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो वो पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे यहाँ माइन है जिसका मतलब है कि दिस टी शर्ट इज़ माइन, ये टी शर्ट मेरी है। नेक्स्ट इट्स, जो कि हम नॉन लिविंग चीज़ के लिए बोलते हैं, जैसे कि कोई नट टूट के गिर गया है तो इट इज़, सो दिस इज़ इट्स, ये उनका है, ठीक है। इट इज़ इट्स, ये उसका डॉग है, इट्स अ डॉग, इट इज़ अ डॉग, ये डिफरेंस है। अब इट और इट्स का हम आगे वाले सेशन में देखेंगे। बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। गौरव भैया, भैया फिर आता है इट्स।
इट्स हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, उनकी बिलोंगिंगनेस को दिखाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हर्स या हिज, की उसका या उसकी। तो ये मैन एंड वेमेन के लिए डिफरेंटली यूज़ होता है। हर्स हम वेमेन के लिए यूज़ करेंगे और हिज हम मैन के लिए यूज़ करेंगे। देन वी हैव योर्स, जो कि सेकेंड पर्सन पॉसेसिव प्रोनाउन है। इज इट योर्स, क्या ये तुम्हारा है? तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन को यूज़ किया है। नेक्स्ट वी हैव आवर्स, तो ये हमारा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन पोजेसिव प्रोनाउन। देयर जैसे कि मैंने कहा थर्ड पर्सन और प्लूरल भी है, उनका है ना। कोई ग्रुप ऑफ पीपल है या फैमिली, जैसे हम कहेंगे इट इज़ देयर हाउस, तो वो उनका घर है, इस तरीके से। तो ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, इन्हें आप नॉर्मल प्रोनाउंस की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, और ये आपके सब्जेक्ट भी नहीं है, ठीक है। ये आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, इनको आप सब्जेक्ट में यूज़ नहीं करते हैं, ओके। ये जिनमें एस लगा होता है। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल्स। तो अब आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि मैंने अक्सर नोटिस किया है आपको नहीं समझ में आ पाता है, जो लोग काफ़ी ज़्यादा वीक है, जिनकी कमांड उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कि ए और एन तो एक अलग ही कैटेगरी है, बट जो द है आप हर जगह द लगा देते हो। तो ऐसे द हर जगह नहीं लगाना है, वो हमें स्पेसिफिक प्लेसेस पर लगाना है, और वही एक डिफरेंस है जो ए एन और द के बीच में आता है। तो हम वो सीखते हैं कि क्या है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं, आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक क्या होता है? वही कॉमन और प्रॉपर नाउन वाली चीज़ होती है, कि अगर कोई रैंडम चीज़ है जिसके बारे में आपने इससे पहले कभी बात नहीं करी है, लेकिन आप अभी कर रहे हैं, आप अनस्पेसिफिक हैं, है ना, तो आप क्या बोलेंगे? ए और एन का यूज़ करेंगे, कि मुझे एक बुक ला दो, जैसे आपने बोला, तो वो क्या हो जाएगा? एक बुक मतलब कोई भी बुक, है ना। मुझे एक पेन ला के दो, रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, जेल पेन, इंक, फाउंटेन पेन, कुछ भी आपने स्पेसिफाई नहीं किया है, आपने सिर्फ बोला मुझे एक पेन ला दो, तो आप क्या बोलोगे? गिव मी अ पेन, ठीक है, ऐसे बोलोगे, क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं है, वो एक कॉमन नाउन है। पर अगर आप स्पेसिफिक होकर बोलोगे कि मुझे वो ब्लू पेन चाहिए, तो गिव मी द ब्लू पेन, मुझे ब्लू पेन ही चाहिए। कॉल द गर्ल, तो अगर हम किसी गर्ल के बारे में ऑलरेडी बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि मम्मा गर्ल पुश्ड मी, कि मुझे आज एक लड़की ने धक्का मार दिया, तो मैंने एक अनस्पेसिफिक वे में बोला, तो मम्मी ने बोला कॉल द गर्ल राइट नाउ। अगर वही बोलेंगी कि कॉल द गर्ल मतलब कि उस लड़की को बुलाओ, तो वहाँ ए से द तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन था, आई होप आपने नोटिस किया होगा कि पहले वो लड़की अनस्पेसिफिक थी, बट वंस आई मेंशन्ड द गर्ल तो वो स्पेसिफिक हो गई है। तो नेक्स्ट सेंटेंस में मेरी मम्मा ने जब बोला तो उसके लिए हमने द का यूज़ किया, क्योंकि नाउ वी नो विच गर्ल वी आर टॉकिंग अबाउट। जैसे कि यहाँ पर है अ बॉय इन अ ब्लू शर्ट इज डाउनस्टेयर्स। अ बॉय, कि एक रैंडम बॉय है जो कि ब्लू शर्ट पहना हुआ है और वो नीचे वेट कर रहा है, इज डाउनस्टेयर्स। या फिर हम बोलेंगे अ लेडी इज आस्किंग अबाउट एन एंटीक शॉप। तो अब यहाँ पर क्या आ गया है? एन आ गया है ना। अ लेडी, कि एक रैंडम लेडी है जो कि एक एंटीक शॉप के बारे में पूछ रही है। एन एंटीक शॉप, यहाँ पे भी स्पेसिफिक नहीं है, ए और एन जो है वो अनस्पेसिफिक होते हैं। तो यहाँ पर देख लिया है हमने, ए और एन को क्या कहते हैं? इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। इनडेफिनाइट आर्टिकल्स क्या होते हैं? जो कि डेफिनेट नहीं होते हैं, जैसे कि अनस्पेसिफिक वाली चीज़ हो गई। ए इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट और वावल क्या होते हैं? ये हमारा कॉन्सोनेंट है और ये वावल साउंड। तो वावल होते हैं हमारे स्वर, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं ए ई आई ओ यू। जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे वावल्स होते हैं, जिनसे हम वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे स्वर जो होते हैं वो अ आ ई ये सारे होते हैं ना, इनमें से आवाज़ आती है, ठीक है। कॉन्सोनेंट वाले तो हम अपने टंग और पूरे माउथ के डिफरेंट फॉर्मेशन से उस साउंड को क्रिएट करते हैं, पर जो मेन साउंड हम थ्रोट से प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम वावल्स कहते हैं, ए ई आई ओ यू। तो जो भी वर्ड्स वॉवल साउंड से शुरू हो रहे हैं उनके आगे हम एन लगाते हैं, और जो भी वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहे हैं उनके आगे हम अ लगाते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रही हूँ? साउंड की बात कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने देखा कि ए ई आई ओ और यू, इनमें से कोई भी अल्फ़ाबेट से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे एन ही लगेगा। नो, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली रॉन्ग है। वावल्स के आगे एन नहीं लगता है, वावल साउंड के आगे एन लगता है। अब इसके एग्जाम्पल्स हमको आगे देखने मिलेंगे। जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी किससे स्टार्ट होता है? यू से स्टार्ट होता है, यूनिवर्सिटी।
तो ये जो लिखा हुआ है ना यूनिवर्सिटी, वो स्टार्ट तो यू से हो रहा है, लेकिन यहाँ आएगा अ यूनिवर्सिटी। एन यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो साउंड है यू, ये य से शुरू होना है ना, यूनिवर्सिटी य। तो य क्या है? य तो वाई का साउंड है, वाई तो हमारा एक कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए क्या होगा? अ यूनिवर्सिटी आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलोगे अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला का जो साउंड है अ, शुरू तो वो भी यू से ही हो रहा है, अम्ब्रेला तो यू से ही शुरू हो रहा है, लेकिन यू क्या है? वावल का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे अ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एन आएगा, क्योंकि जो साउंड है वो ए का साउंड है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ओके, आगे एक्सरसाइजेस आएंगे जहां पर ये चीज और क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा द। तो द क्या है? यूज्ड बिफोर सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक और नोन टू द लिसनर और रीडर। तो हमारा सिंगुलर या प्लूरल नाउन के आगे यूज होता है, और तब यूज होता है जब नाउन स्पेसिफिक है या हमें पहचाना हुआ है। जैसे कि मैंने अभी क्या बोला कि पहले हमने उस गर्ल को अ वर्ड से डिनोट किया, अ आर्टिकल से डिनोट किया, क्योंकि वो लड़की तब रैंडम थी और न्यूली इंट्रोड्यूस थी, स्पेसिफिक नहीं थी। बट जब वो कॉन्वर्सेशन में इंट्रोड्यूस हो गई, अब वो हमारे लिसनर को या रीडर को पता है कि हम किस गर्ल की बात कर रहे हैं, तो हमने उस गर्ल के आगे द लगा दिया कि वो स्पेसिफिक गर्ल की बात कर रहे हैं, राइट। तो सिंगुलर प्लूरल नाउन के आगे लग जाता है द, लेकिन वो नाउन को स्पेसिफिक होना चाहिए लिसनर और रीडर के थ्रू। नेक्स्ट आता है दे आर ऑल्सो यूज विद सर्टन प्रॉपर नाउन्स सच एज द नेम्स ऑफ रिवर, ओशन, माउंटेन्स एक्सेट्रा। जैसे कि द अमेजन रिवर, द हिमालयाज, तो उनके आगे भी हम द लगाते हैं जब वो कोई स्पेसिफिक रिवर, ओशन, माउंटेन के नाम होते हैं। कंट्रीज के नाम के आगे द नहीं लगता है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। द कैट इज ऑन द रूफ, जैसे हमें पता है कि वो रूफ पर है, कौन सी? उस छत पर है, तो हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे द लगा दिया। आई विजिटेड द म्यूजियम येस्टरडे। नाउ आई विजिटेड अ म्यूजियम बोलेंगे मतलब कि वो एक रैंडम म्यूजियम है, कि एक कोई रैंडम म्यूजियम था जो मैं कल भटकते भटकते चली गई। लेकिन अगर हम ऑलरेडी म्यूजियम की बात कर रहे हैं और बोलेंगे कि अरे वाह वो तो म्यूजियम बहुत अच्छा नया खुला है, तो आप बोलोगे आई विजिटेड द म्यूजियम येस्टरडे, मतलब मैं उसी म्यूजियम में कल गई थी। इस तरीके से हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा द के साथ। अब आता है एडजेक्टिव। आई होप आपको ए, एन, द और प्रोनाउंस और नाउन्स अब तक क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि अब जो हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव, ये थोड़ा सा वास्ट चलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? नाउन के बारे में जो लोग डिस्क्राइब करते हैं, जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं, वो एडजेक्टिव की मदद से डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि अ वर्ड हैज दैट डिस्क्राइब्स और गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव जैसे कि हम बोलेंगे गर्ल है, वो एक नाउन है, लेकिन अगर मैं बोलूँ गुड गर्ल, तो वो जो गुड वर्ड है ना, वो एडजेक्टिव है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि द वाइट कैट स्लेप्ट पीसफुली ऑन द विंडो सिल, तो यहाँ पर कैट क्या है? हमारा नाउन है, लेकिन वो कैट कैसी है? वाइट कलर की है, तो वाइट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। वैसे यहाँ पर शी वोर ब्यूटिफुल फ्लोइंग ड्रेस टू द पार्टी, तो यहाँ पर हमारे पास दो दो एडजेक्टिव हैं, ब्यूटिफुल और फ्लोइंग, क्योंकि ड्रेस जो हमारा नाउन है उसको ये दोनों वर्ड्स क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है एक ही एडजेक्टिव हो, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। हमें बचपन में सिखाया जाता था कि एडजेक्टिव नाउन के आगे आता है, लेकिन एडजेक्टिव सेंटेंस में कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल ड्रेस, तो ब्यूटिफुल ड्रेस तो है ही एडजेक्टिव में, ब्यूटिफुल जो कि ड्रेस का एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं बोलूँ योर ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, तो वो बाद में आने वाला ब्यूटिफुल भी ड्रेस का एडजेक्टिव ही कहलाएगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के आगे लगाते हैं, आप एडजेक्टिव सेंटेंस में कहीं भी लगा सकते हैं, बस वो सेंटेंस जो है वो साउंड होना चाहिए, साउंडली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब दे टेल अस अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स, हमें एडजेक्टिव अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं। पहले तो हमें क्वालिटी बताते हैं, जैसे कि कोई चीज़ टॉल है, ब्लू है, यूज़फुल है या यूज़लेस है, कि उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, वो बताते हैं। क्वांटिटी बताते हैं, जैसे कि लिटिल शुगर, आई हैव लिटिल शुगर लेफ्ट, ठीक है, मेरे पास थोड़ी सी शुगर है, तो हमें क्या पता चल गई? यहाँ पे क्वांटिटी पता चल गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू कितना? सो मच, इतना सारा, क्वांटिटी पता चल गई। सम, आई हैव सम बुक्स लेफ्ट, तो वो भी एक क्वांटिटी है जो हमें पता चल गया। फिर आता है नंबर, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्वांटिटी क्या होता है और नंबर क्या होता है। क्वांटिटी जो होती है वो काउंटेबल नहीं होती है, नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि
ऑल, 1, 10, सारे के सारे 1 या 10 वो नंबर है. हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव? आई हैव 5 बुक्स. तो बुक्स की कौन डिस्क्राइब कर रहा है नंबर? वो है 5 वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है. तो 5 जो है नंबर वो हमारा एडजेक्टिव है. लेकिन अगर मैं बोलूँ आई हैव सम बुक्स, तो वो बुक्स की क्वांटिटी बता रहा है कि कितनी है, हमें नंबर पता नहीं चल रहा है. यही दोनों में डिफरेंस है. फिर होता है पोजेशन, माइन, योर्स, देयर. ये प्रोनाउंस हैं जिनको हम एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. अगर मैं बोलूँ दिस इज़ माई बुक, तो जो माई है वो भी एडजेक्टिव है. ओके, वैसे ही योर्स, देयर्स, इनको भी हम प्रोनाउंस को एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं. कम्स नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन. तो डेमोन्स्ट्रेशन में दिस बुक इज़ माइन. तो दिस बुक जो है, दिस जो बुक के आगे आकर बुक के बारे में बता रहा है, कौन सी बुक? दिस बुक. अगेन दैट्स एन एडजेक्टिव. इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन का मतलब होता है क्वेश्चन. आई वो आप सब लोग मूवीज देखकर इतना तो समझ गए होंगे कि इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है? सवाल जवाब करना. तो जब हम सवाल पूछते हैं तो हम कौन से वर्ड्स का यूज़ करते हैं? हुज, विच, व्हाट, इनका यूज़ करते हैं. तो जैसे मैं बोलूँ हुज बैग इज इट, ये किसका बैग है? तो हुज जो वर्ड है वो उस बैग के बारे में क्वेश्चन बता रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट विल बी एन एडजेक्टिव. एंड लास्टली वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव, जिन्हें हम ईच या आइदर ये वर्ड से यूज़ करते हैं, डिनोट करते हैं. तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक है, ईच चॉकलेट टू ईच पर्सन. तो चॉकलेट नाउन है और ईच उसके बारे में बता रहा है कि हर एक चॉकलेट हर एक पर्सन को मिलनी चाहिए. तो हम क्या बोल रहे हैं वहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को यूज़ कर रहे हैं. फिर आता है हमारे पास एग्जाम्पल्स. तो देखिए, द स्काई लुक्ड क्लियर एंड ब्राइट. तो यहाँ पर क्या है? स्काई है हमारा नाउन, और वो कैसा दिख रहा है? क्लियर एंड ब्राइट. ये हमारे एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. ठीक है, क्वालिटी, क्यू फॉर क्वांटिटी भी हो सकता है, इसलिए हमने क्वालिटी लिख दिया. नाउ हर केक इज टेस्टियर दैन माइन. तो उसका केक जो है वो मेरे केक से ज़्यादा टेस्टी है. तो कैसा है? टेस्टियर, जो ये बता रहा है कि वो ज़्यादा टेस्टी है. तो वो एक डिग्री बता रहा है. ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पर डिग्री बता रहे हैं कि ये एडजेक्टिव तो है, ये भी एडजेक्टिव है और क्वालिटी ही है. ठीक है, लेकिन एक डिग्री है कि वो मुझसे इससे ज़्यादा सुंदर है, उससे ज़्यादा टेस्टी है. वोर एन एक्सपेंसिव इटालियन लेदर जैकेट. अगेन क्वालिटी हो गया, एक्सपेंसिव भी है, इटालियन भी है और लेदर भी है, ये भी क्वालिटी हो जाएगा. दिस बुक इज माइन नॉट योर्स. जैसे कि मैंने कहा था, एडजेक्टिव जरूरी नहीं है कि माई बुक आगे आ रहा है तो माई ही एडजेक्टिव है. दिस बुक इज माइन, किसकी है? मेरी है. तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ पोजेशन. विच बुक डू यू प्रिफर? विच बुक? Interrogation. The blue one or the red one? So the blue one and red one is also for the book only. Now this is my pen, possessive. Please don't take it. There are few people at the party tonight. Few, कुछ ही लोग हैं. तो क्या हम काउंट कर पा रहे हैं? नहीं. तो ये नंबर नहीं होगा, ये क्वांटिटी होगा. फाइनली हमारे पास एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आया है. फ्यू क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते, कुछ ही लोग हैं, नंबर तो नहीं पता ना, तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. फिर आता है आई बॉट 3 न्यू बुक्स येस्टरडे. तो यहाँ पर ये जो 3 है ये नंबर वाला हो जाएगा. वुड यू लाइक सम केक? वुड यू लाइक, तो वुड क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वुड यू लाइक सम केक. तो केक हमारा क्या है? यहाँ पे नाउन है और सम यूज हुआ है उसके एडजेक्टिव के रूप में. तो सम हमारा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि वो हमें बता रहा है थोड़ा सा केक लोगे. वॉट ब्यूटिफुल फ्लावर्स. अगेन यहाँ पे ब्यूटिफुल क्या है? फ्लावर्स को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए वो हमारा क्वालिटी वाला एडजेक्टिव हो गया है. एंड दैट्स हाउ वी आर डन विद द एग्जाम्पल्स एज वेल. अब आते हैं हमारे कुछ एक्सेप्शंस जो कि लोग फेस करते हैं. ये एक्सेप्शंस लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. एक्सेप्शंस भी नहीं बोलेंगे, कि कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं वो हमें यहाँ पर करेक्ट करने मिलेंगी. कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके यूज़ को हम जंबल कर देते हैं, हम उनका यूज़ गलत जगह पर कर देते हैं. जैसे कि मच और मैनी. मच और मैनी का मतलब क्या होता है? मच का मतलब होता है काफ़ी और मैनी का मतलब भी होता है काफ़ी सारा. ठीक है, बस दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एक क्वांटिटी बताता है और एक नंबर बताता है, जिसे हम 2 तरीके में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल. दोनों क्वांटिटी की बात कर रहा है, पर एक क्वांटिटी जो है वो मेजरेबल होती है या अनकाउंटेबल होती है, उसे हम मेजर कर सकते हैं लेकिन हम उसे काउंट नहीं कर सकते. और एक होता है जो काउंटेबल होता है, आप बता सकते हैं कि 2, 3, 4, 5, 100 कितने हैं. There wasn't much time left to complete the project, but there were many tasks to finish. देखो,
मच टाइम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं था, कितना स्पेसिफिक नहीं पता, अनकाउंटेबल, यहाँ पर हमको नंबर या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम पता नहीं चल रही है, ज़्यादा टाइम नहीं था टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बट देयर वर मैनी टास्क टू फिनिश। तो यहाँ पर जो टास्क है वो हमें एक नंबर में पता चल रहे हैं कि कुछ सारे टास्क थे, लेकिन टाइम यहाँ पर मेजरेबल नहीं दिया हुआ है। हाउ मच वाटर डू यू थिंक, अब क्या आप पानी को काउंट कर सकते हो क्या, एक पानी दो पानी, नहीं, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे, मैनी वाटर नहीं, मच वाटर यूज़ करोगे। डू यू थिंक इज इन द ओशन एंड हाउ मैनी फिश लिव देयर, तो अब चाह के भी एक बार फिश को तो काउंट कर ही लोगे कि कितनी फिश एग्जिस्ट करती हैं, तो इसीलिए आप उसे क्या बोलोगे, मैनी। अब ये यहाँ पे लॉजिक यूज़ नहीं करना है कि पूरे वर्ल्ड में जितने ओशंस हैं पूरी अर्थ पे उसमें कितनी फिशेस हैं वो काउंट करना तो पॉसिबल ही नहीं है, एग्जैक्टली लेकिन फिश एक काउंटेबल एंटिटी है, उसे हम समहाउ काउंट कर सकते हैं बट वी कैन नॉट काउंट वाटर एंड दैट इज वाई हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल की कैटेगरी में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। नाउ sometimes they give the same idea but much denotes the uncountable quantity and many denotes the countable quantity. For example, here we have there is dash water in the tank, much water in the tank, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, MUCH, much water, की काफ़ी पानी है। There are dash students in the school, there are many students in the school, क्योंकि स्टूडेंट्स काउंटेबल एंटिटी होती है एंड दैट्स हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट आता है फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल। तो यहाँ पे ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम पहले देखते हैं कि उनका यूज़ कैसे हुआ है। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन दी एडवांस फिजिक्स क्लास, जिसका मतलब है वहाँ पे कुछ बच्चे हैं, एक बहुत ही कम बच्चे हैं। फ्यू जब हमने अकेला यूज़ किया है तो उसका मतलब हो जाता है कि वो क्या है, लेस इन नंबर है, काफ़ी कम है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलते हैं वी हैव अ फ्यू एप्पल्स लेफ्ट इन द बास्केट इफ़ यू आर हंग्री, मतलब यहाँ पे क्या होता है, अ लगाने के बाद जो इसकी क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है थोड़ी सी, कि कुछ एप्पल्स हैं। फ्यू जब हम बोलेंगे आई हैव वेरी फ्यू टाइम लेफ्ट, तो हम क्या बोलेंगे, मतलब बिल्कुल ही नहीं है, मतलब मेरे को जाना ही पड़ेगा, टाइम तो है ही नहीं, उसका सेंस ये है। अगर बोलो आई लाइक डू यू हैव अ फ्यू मिनट्स, कि आपके पास कुछ टाइम है, तो मतलब कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, वहाँ पे जो एक नंबर या जो क्वांटिटी हम वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। ओके वैसे ही लिटिल में भी सेम यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। देयर इज लिटिल होप ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम विदाउट कोऑपरेशन, कि होप लिटिल का मतलब होप ज़ीरो के ही बराबर है, लेकिन इवन अ लिटिल एक्सरसाइज ईच डे कैन इम्प्रूव योर ओवरऑल हेल्थ। अ लिटिल एक्सरसाइज जब हमने अ लगा दिया है तो वो जो लिटिल क्वांटिटी थी वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। देयर इज ए लिटिल होप, अगर मैं बोलूँ देयर इज वेरी लिटिल होप या देयर इज लिटिल होप टू फाइंड योर डॉग, तो क्या हो जाएगा कि है ही नहीं होप, छोड़ दो आप तो होप, उम्मीद ही छोड़ दो। बट मैं बोलूँ देयर इज अ लिटिल होप ऑफ फाइंडिंग योर डॉग, तो क्या हो जाएगा कि होप एग्जिस्ट कर रही है, यू कैन एक्सपेक्ट योर डॉग टू बी फाउंड। तो अ लगाने के कारण ये जो दोनों चीज़ों की क्वांटिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि फ्यू एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है जो कि काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स और एप्पल के लिए यूज़ किया था जो कि काउंटेबल एंटिटी है, और लिटिल एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, जो कि अनकाउंटेबल है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिटिल को होप के लिए या एक्सरसाइज के लिए यूज़ किया था जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो एडिंग अ टू इट इंक्रीजेज द नंबर इन क्वांटिटी, वो उस चीज़ को बढ़ा देता है। जैसे कि देयर आर डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, या फ्यू आ जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स है वो काउंटेबल चीज़ है तो यहाँ पर फ्यू आ जाएगा, अ फ्यू भी आ सकता है। Now I have dash time for you, I have little time for you, ठीक है। टाइम एज सच मेजरेबल नहीं होता है, जो हम आवर्स मिनट्स यूज़ करते हैं तब हम ज़रूर यूज़ कर सकते हैं उसको फ्यू के साथ, क्योंकि वो काउंटेबल एंटिटी में आ जाता है। पर टाइम इन जनरल जो हम कहते हैं उसे हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में ही डालते हैं। एंड दैट्स हाउ वी हैव अंडरस्टूड कि फ्यू और लिटिल के आगे हम अ तब लगाएंगे जब देयर इज अ स्कोप ऑफ इंक्रीमेंट, कि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। बाकी जगह पर हम फ्यू और लिटिल को ही यूज़ करेंगे। अब आती है हमारी एक्सरसाइजेस, फटाफट हम इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लेते हैं। डैश लव टू रीड बुक्स इन माय फ्री टाइम, यहाँ पर हमको क्या लगाना है, सब्जेक्ट की जगह पर खाली है, मतलब कि हमें यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, आई लव टू रीड बुक्स इन माई फ्री टाइम। डैश एंड माई फ्रेंड आर प्लानिंग अ ट्रिप नेक्स्ट वीकेंड, डैश एंड माई फ्रेंड मतलब
मैं, मेरे दोस्त, और कौन आएगा, मैं आऊँगी, तो यहाँ पर मी नहीं आएगा, यहाँ पर आई आएगा। तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आई और मी का डिफरेंस जो मैं बता रही थी वो यही है कि मी को हम यूज़ करते हैं जब हम उसे ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ कर रहे हैं। आई सब्जेक्ट है, आई जो है ना वो घर का मुखिया मान लो उसको, आई आगे ही आएगा, बाद में नहीं आता। जब आप सब्जेक्ट बने हुए हैं ना उस सेंटेंस के तो आई यूज होगा। जब आप अपने आप को पैसिव में भेज दोगे और मी पे चले जाएगी वो चीज, तो क्या हो जाएगा, वहां पे ऑब्जेक्ट में मी यूज हो जाएगा। ठीक है, दे इन्वाइटेड डैश टू द पार्टी लास्ट नाइट, दे इन्वाइटेड मी टू द पार्टी लास्ट नाइट। ठीक है, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है वो भी आ जाएगा, दे इन्वाइटेड मी टू द पार्टी। या फिर अगर प्लूरल पे जाना है तो अस भी आ सकता है, दे इन्वाइटेड अस। तो जैसे कि मैंने आए और मी का चेंज बोला है, वैसे ही वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है। ठीक है, वी मतलब हम और अस का मतलब भी हम होता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट में चले जाता है। दैट बुक इज माइन नॉट योर्स, तो यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा माइन। वैसे ही दिस इज डैश फोन नॉट हर्स, दिस इज माई फोन नॉट हर्स। नेक्स्ट, द पर्सन डैश स्पीकिंग इज माई टीचर, द पर्सन, अब हम पर्सन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक इंटेरोगेटिव वाला प्रोनाउन आ जाएगा जो कि आ जाएगा हु। ठीक है, हम यहाँ पे दैट या विच यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम थिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं और इसलिए हम यहाँ पर who यूज करेंगे। You will have a separate slide and separate session for these types of sentences that we will do in the upcoming session. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। अब यहाँ पर एडजेक्टिव्स यूज करना है। हाउ डैश शुगर डू यू टेक इन योर कॉफी। अब ये जो शुगर है ये क्वांटिटी क्या है, काउंटेबल है, नहीं, ये तो मेजरेबल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाउ मच, कितनी। ठीक है, नाउ देयर आरंट डैश एप्पल लेफ्ट इन द बास्केट, अब ज़्यादा एप्पल्स नहीं बचे हैं। देयर आर नॉट मच या मैनी, ऑब्वियसली मैनी एप्पल्स, क्योंकि एप्पल्स एक काउंटेबल चीज़ है। फिर डू यू हैव डैश टाइम टू स्पेयर बिफोर द मीटिंग, डू यू हैव सम टाइम, ओके, डू यू हैव सम आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि वो एक अनकाउंटेबल चीज़ हो जाती है। शी हैज़ डैश फ्रेंड्स हु लिव नियर बाय, शी हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, बहुत ही कम दोस्त हैं जो आसपास रहते हैं। ठीक है, शी हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि फ्यू हम काउंटेबल चीज़ों में यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम फ्यू लगा सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स काउंटेबल हैं। आई हैव डैश टाइम टू फिनिश दिस टास्क बिफोर लंच, आई हैव लिटिल टाइम, क्यों यूज़ करेंगे हम यहाँ पर लिटिल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लंच से पहले टास्क को कंप्लीट करने का टाइम बिल्कुल ही नहीं है। अगर हम अ लिटिल बोलते हैं मतलब हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आ जाता है। देन वी हैव देयर इज डैश मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, अगेन मिल्क जो है यहाँ पर अनकाउंटेबल चीज़ है, उसे हम गिन नहीं सकते, उसको हम मेजर कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर देयर इज सम मच मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज या सम मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, सम आ जाएगा यहाँ पे। वी नीड डैश मोर इंग्रेडिएंट्स टू मेक द रेसिपी, वी नीड सम मोर इंग्रेडिएंट्स, है ना, क्योंकि वो यहाँ पर अनकाउंटेबल है, हमें क्वांटिटी नहीं पता ना, हमें नंबर नहीं पता, तो वी नीड सम मोर इंग्रेडिएंट्स टू मेक द रेसिपी। इस तरीके से उस सेंटेंस को समझने के बाद कि हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, वो क्वांटिटी है, वो नंबर है, हमें हमारे पास टाइम कम है ज़्यादा है, उस बेसिस पे इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर करके आप ये पता लगा पाएंगे कि वहाँ पर फ्यू, लिटिल, सम, मच, मैनी क्या यूज़ होगा और करेक्ट ग्रामर यहाँ पर क्या फिट हो जाएगी। इन्हीं एक्सरसाइजेस को आप अपने वर्कबुक जो आपको टेक्स्ट जो मिलेगा होमवर्क के लिए उसमें भी मिल सकती है आपको, और फिर जब हम इन्हें ट्रांसलेट करना सीखेंगे तब आपको करेक्टली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको इन एडजेक्टिव्स का प्रॉपर यूसेज करना है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन। हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स और आर्टिकल्स को यहाँ पर कवर किया है, और इन्हीं सब के साथ हम आगे आने वाला जो सेशन है उसमें हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को कंप्लीट करेंगे, और बहुत ही जल्द इन सारे सिंपल टॉपिक्स को कलेक्ट करके हम ट्रांसलेशंस पर पहुंच जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।